नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों जो दिसंबर 2026 में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास शॉर्ट सिनॉप्सिस हैं जो मैंने खुद से तैयार किए हैं। तो मैं डेली 1 या 2 वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। स्टार्टिंग में पॉलिटी से कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए जो पॉलिटी के एवरी चैप्टर हैं, जो एम लक्ष्मीकांत है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल, तो इसको मैं पूरी बुक को आपको कवर करा दूँगा। 3 महीने के अंतर्गत ही इसको पूरा कंप्लीट करा दूँगा मैं। इससे क्या है, जैसे अगर पॉलिटी से मान लो दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स से, यानी पीसीएस के जो प्रीलिम्स है उसमें। तो अराउंड दोस्तों अगर आप इन सब वीडियो को देखते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 15 से लेकर 18 सवाल तक आप आराम से कंप्लीटली यानी कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो उसका वहाँ पर। तो इसलिए मैं, और इसमें क्या है, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दूँगा क्योंकि 10 से 15 मिनट की मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको उसका अंडरस्टैंडिंग बताऊँगा। स्पेशली दोस्तों मैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, मेंस के लिए अभी इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इसलिए आप उस पर फोकस ना करके जो फैक्ट है जो उनको आपको याद करना है और कुछ नहीं है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको बेसिक बताऊँ कि प्रस्तावना है क्या। तो दोस्तों जो संविधान है ना, यानी जो संविधान है दोस्तों, उसका जो जितना भी सारांश है, यानी संविधान के अंतर्गत, जैसे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वहीं वर्तमान की बात करें तो दोस्तों अराउंड 500 के आसपास दोस्तों इसमें आर्टिकल हो चुके हैं। और वहीं अगर आप बात करें इसकी, क्या कहते हैं, इसमें करंट में 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं। और इसमें जो अनुसूची हैं वो दोस्तों करंट में 12, मूल संविधान में 8। तो जो प्रियम्बल है दोस्तों, यानी जितने भी आर्टिकल हैं, इसका ये क्या है, प्रियम्बल में क्या है दोस्तों, उसका पूरा निचोड़ है। यानी जो प्रस्तावना हमें समझाने की कोशिश करती है कि हमारा संविधान कुछ इस तरह का है। दोस्तों जो प्रस्तावना है, इसको भारतीय संविधान ने प्रस्तुत कब किया था, तो दोस्तों जो प्रस्ताव रखा था इसका 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था दोस्तों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या कहते हैं, इसको पेश किया था संविधान सभा में, क्या कहते हैं, 13 दिसंबर 1946। तो इस डेट को दोस्तों आप याद करना कि अगर पूछे आपसे कोई कि संविधान सभा ने जो प्रियम्बल है, यानी जो प्रस्तावना है, उसको कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं इसको स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। यानी 22 जनवरी 1947 को इसको क्या मिली थी, स्वीकृति मिली थी। यानी संविधान सभा ने इसको अपनाया था। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो जो प्रियम्बल है, तो प्रस्तावना का सबसे पहले दोस्तों विचार यूएसए, यानी जो प्रस्तावना है, सबसे पहले दोस्तों यूएसए के संविधान में इसका प्रोविजन था। तो इसका जो विचार है दोस्तों, वो हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी इसकी जो प्रेरणा है, भारत के जो प्रस्तावना है उसकी प्रेरणा या फिर इसका विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और वहीं बात करें इसकी भाषा दोस्तों, तो इसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। क्या कहते हैं, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और इसकी जो प्रेरणा या फिर विचार इसका यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्व हैं दोस्तों, उनको हम जानेंगे। तो जो हाँ, स्टार्टिंग में यदि आप प्रस्तावना को पूरा पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में एक वर्ड आता है कि हम भारत के लोग। तो ये भारत के लोग क्या क्या यानी संकेत देना चाहते हैं दोस्तों। तो ये सत्ता का स्रोत है, यानी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका जो मेन पावर है दोस्तों, क्या कहते हैं, सत्ता का स्रोत है हम भारत के लोग। भारत की जनता को ही कहते हैं हम भारत के लोग। क्या कहते हैं, ये क्या है, सत्ता का स्रोत है दोस्तों। फिर इसका नेचर कैसा है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों। तो इसकी प्रकृति है, क्या कहते हैं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। क्या कहते हैं, ये मैंने वर्ड कुछ यहाँ पर लिए थे। इसका एक रीजन है दोस्तों कि पिछली यानी एक क्वेश्चन आया था, इसका ऑर्डर पूछा था, यानी क्रम पूछा था कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो ये क्रम पूछा था और इसमें फंसाने की कोशिश ये की जाती है दोस्तों कि वो मूल संविधान को लेकर पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। एक समाजवादी ऐड किया गया था, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता, यानी ये 3 वर्ड या इसमें ऐड किए गए थे दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये मूल संविधान की बात इसलिए करता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूजिंग हो और वो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी गलत करे, क्योंकि
उसमें जो मूल संविधान में जब ये ऑर्डर पूछते हैं ना, तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों वर्डों को भी उसमें पुट करते हैं ऑप्शन में। एक वर्ड ऐसा होगा जिसमें वो एक भी वो यानी पुट नहीं होंगे, वही करेक्ट होता है। तो आपको ये बेसिक याद रखना है कि इसका जो ऑर्डर है, सबसे पहले संप्रभु आएगा। अगर वो करंट के अकॉर्डिंग पूछता है तो उसमें ठीक है, कौन सा भी है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसका आपको क्रम याद होना चाहिए। यानी सबसे पहले संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आता है, फिर लोकतांत्रिक आता है, फिर गणराज्य आता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों। अगर ये क्रम याद है तो आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, 1.25 नंबर का होता है पीसीएस में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं संविधान उद्देश्य क्या क्या है, यानी जो हमारा संविधान है वो क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक तो न्याय, दूसरा स्वतंत्रता हो गई दोस्तों, तीसरा समता हो गई या समानता, और चौथा बंधुत्व यानी भाईचारा हो गया दोस्तों। तो ये एक 4 वर्ड हैं, क्या कहते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो दोस्तों इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जैसे जो नंबर लिखे हैं दोस्तों, उसका पूछा गया था कि भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है और बंधुत्व कितने प्रकार के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्रम पूछा गया था, वहाँ पर ऑप्शन भी थे कुछ नंबर्स में, क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो भारतीय संविधान में न्याय है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो आर्थिक न्याय हो गया, और दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा हो गया राजनीतिक न्याय। एक चीज दोस्तों ये याद रखना, एक बात क्या कहते हैं कि जो धार्मिक न्याय है वो भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें वर्णित नहीं की गई है। इसका उद्देश्य यानी रीजन क्या है दोस्तों, कि जो भारत है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी इसमें जितने भी धर्म है वो सेकुलर है, इसलिए इसमें धर्म के न्याय की बात नहीं की गई है। हाँ, लेकिन एक बात है कि कोई भी किसी भी धर्म को यानी ठेस नहीं पहुंचा सकता, उसके बारे में अपमान नहीं कर सकता। और यहाँ पर इसलिए इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, क्योंकि भारत के अंदर तमाम धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। और वहीं अब बात करते हैं हम, क्या कहते हैं, और दूसरा स्वतंत्रता। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है। तो एक तो दोस्तों विचार की स्वतंत्रता है, यानी हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यानी हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। विश्वास हो गया, व उपासना हो गया इत्यादि। तो ये 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और समता दोस्तों 2 प्रकार की है, एक अवसर की समता, यानी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, भारत के अंदर, यानी उसको सिटीजनशिप प्राप्त होनी चाहिए भारत के भीतर। तो वो किसी भी जॉब के लिए अवेलेबल है दोस्तों। और एक है प्रतिष्ठा हो गया, यानी 2 प्रकार की समता है या समानता है, एक तो अवसर की समानता, दूसरी प्रतिष्ठा हो गया। और तीसरा है यहाँ पर, चौथा पॉइंट है यहाँ बंधुत्व दोस्तों। बंधुत्व का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा, क्या कहते हैं। तो भाईचारा तो एक ही है, बंधुत्व इसमें वन, यानी मैंने वन यहाँ पर क्यों लिखा था कि इसका रीजन उसमें पूछा गया था। 4 विकल्प, चारों बड़े हैं ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और फिर एक बंधुत्व है, तो इनका चारों का पूछा गया, तो उसमें पूछा ये कितने कितने प्रकार के हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसका भी लिखा है। तो अब गाय इसमें एक खास बात और है, वो भी बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जो भारतीय संविधान में दोस्तों न्याय है उसको कहाँ से लिया गया। तो जो रूसी क्रांति थी दोस्तों 1717 में हुई थी, वहाँ से इसका प्रावधान लिया गया है, यानी न्याय के। और वहीं बात करें दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनका दोस्तों प्रोविजन हमने फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक चली थी। फ्रांस की क्रांति से दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मतलब समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता के प्रावधान लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, जो 1789 से 1799 तक चली थी। और वही बात करें रूसी क्रांति, यानी यूएसएसआर भी बोलते थे, पूर्व सोवियत संघ, 1917 में इससे न्याय के प्रोविजन लिए गए हैं। अब दोस्तों मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जो प्रियम्बल है, यानी दोस्तों जो प्रस्तावना है, अभी तक दोस्तों प्रस्तावना में केवल और केवल एकमात्र संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद, 76 का क्या कहते हैं, 1976 में। ये मैंने एकमात्र क्यों लिखा था, क्योंकि एक बार ऑप्शन में आया था कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आपको याद रखना है, प्रस्तावना के अंतर्गत अभी तक एक बार
संशोधन किया गया है और वो कौन सा अमेंडमेंट है, तो वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ऊपर कि इसके माध्यम से क्या किया गया था, तो 3 वर्ड ऐड किए गए थे दोस्तों। एक तो यहाँ पर समाजवाद, और दूसरा पंथ निरपेक्ष जिसे को हम धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, और तीसरा अखंडता। तो ये 3 वर्ड हैं दोस्तों, इनको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो ये याद रखना है। और ये यहाँ पर मैंने नोट करके क्या लिखा है दोस्तों, तो जो 26 नवंबर 1949 है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 है, इस तिथि का प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। लास्ट में यदि आप पूरी प्रियम्बल को पढ़ते हो तो इस डेट का उल्लेख मिलता है। यानी अगर पूछ सकता है वो कथन या फिर रीजन्स के अकॉर्डिंग पूछ सकता है दोस्तों कि जो अपनी प्रियम्बल है उसमें जो डेट है उसका प्रोविजन किया गया है या फिर नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो 26 नवंबर 1949 है उसका भी हमारी जो प्रस्तावना है वो उल्लेख करती है, यानी उसकी बात उसमें है। अब इससे संबंधित कुछ विचार हैं दोस्तों, यानी कुछ विवाद हैं। जैसे जो संशोधन तो हो गया था, ये कब हुआ था, इन सभी जितनी भी केसेस हैं दोस्तों, ये सभी केसेस के बाद इसमें संविधान संशोधन होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले इसमें जो मेन केस है दोस्तों केशवानंद भारती वाद है, इसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो तभी हुआ था। तो इसमें ये क्या 1960, ये जो बेरुवादी यूनियन केस है क्या कहते हैं ये, तो इसने बोला था दोस्तों कि जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यदि संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संसद किसी भी तरह से कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये बोला था 1960 में बेरुवारी यूनियन मामले में, जो बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये आपको याद रखना है कि मतलब इस केस में क्या हुआ था, 1960 में आया था बेरुवारी यूनियन केस। इसने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। इसको आपको नोट करके याद रखना है बिल्कुल। जो बेरुवारी यूनियन केस है उसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, इसीलिए संसद है जो प्रियम्बल है उसके अंतर्गत संशोधन नहीं कर सकती। याद रखना जी क्या कहते हैं। फिर उसके बाद आया था 1973 में केशवानंद भारती बाद आया था, यानी केस आया था क्या कहते हैं। इसमें क्या किया गया था, तो इसने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इसने संविधान का भाग बताया था, ये अंग बताया है क्या कहते हैं इसने केशवानंद भारतीवाद ने। लेकिन इसने एक बात कही थी कि संसद मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना इसमें संशोधन कर सकती है। यानी जो मूलभूत ढांचे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो मूलभूत ढांचे क्या है, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फेडरल सिस्टम है अपना, जो विकेंद्रीकृत शक्तियों का विभाजन है, ये एक मूलभूत हो गया। अपने राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, तो ये सब क्या है जो कुछ एग्जाम्पल बताए हम। और जो संसदीय व्यवस्था होगी क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, इनको चेंज नहीं कर सकते। और भी काफी प्रावधान है, आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक में वो मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन मैंने जो एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीसीएस फैक्ट पे ज्यादा जाता है इसीलिए। तो दोस्तों इसी के बाद जो केशवानंद भारती विवाद, यानी जो केशवानंद भारती वाद है, इसके बाद ही इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। और उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे दोस्तों, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद एक और केस आया था दोस्तों, वो केस का नाम है 1995 में आया था, LIC ऑफ इंडिया वाद क्या कहते हैं। इसमें क्या कहा गया था, इसने न्यायालय ने पुनः दोहराया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसने आंतरिक हिस्सा बताया था दोस्तों क्या कहते हैं। LIC ऑफ इंडिया बाद में जो प्रियम्बल है उसको आंतरिक हिस्सा बताया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं, याद रखना बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बात याद करते हैं, जो कि अगर अगर आप फैक्ट के अलावा अगर वो पूछते हैं निष्कर्ष के अकॉर्डिंग, जैसे कथन आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर वो पूछते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो याद रखना दोस्तों इसका जो नेचर है प्रियम्बल का वो गैर न्यायिक, यानी ये अदालत में बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे अपने फंडामेंटल राइट है दोस्तों, अगर उनका कोई हनन करेगा तो आपको ये पावर है कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप संविधान में वो उसकी याचिका लेकर जा सकते हैं, यानी कि आप उस पर केस कर सकते हैं अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है। लेकिन वही बात करें प्रियम्बल की, तो ये गैर न्यायिक यानी नॉन जस्टिफिएबल है दोस्तों। इसका मतलब है कि अगर इनका कोई भी वो करता है क्या कहते हैं आप, यानी जो आम नागरिक है
या फिर कोई नागरिक है वो अदालत में इसके लिए नहीं जा सकता, इसके केस के लिए, याद रखना। एक और बात है दोस्तों, ना तो यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यानी जो प्रस्तावना है वो ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ पावर किसका, विधायिका का नहीं है, और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। दोस्तों इस लाइन को याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन में देखा था, ये ऑप्शन उसमें था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये जितनी भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट है, जितनी भी मैं लेकर आया हूँ, मतलब मुझे इतना पता है कि जो प्रियम्बल है, अगर आप इसको वीडियो को देखते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप का जो क्वेश्चन है वो वहाँ पेपर में अगर इस टॉपिक से आया तो वो छूटेगा नहीं, मुझे इतना पता है बस। फिर इसके बाद दोस्तों जो इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि संविधान किसी भी आर्टिकल, यानी संविधान में अगर किसी भी आर्टिकल की भाषा यानी अनुच्छेद की भाषा अगर अस्पष्ट या फिर कठिन है, तब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकती है। दोस्तों याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पर वो नहीं रहता, थ्योरी पे ज़्यादा प्रूव करता है, इसीलिए। तो याद रखना कि संविधान में किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद की भाषा यदि संदिग्ध या अस्पष्ट या फिर कठिन है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकती है, यानी लेता है। तो याद रखना इसका ये तीनों पॉइंटों को आप याद रखना दोस्तों। प्रकृति गैर न्यायिक है और ये ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। और फिर वही है यहाँ पर, संविधान में अगर किसी भी आर्टिकल की भाषा अस्पष्ट, कठिन या फिर संदिग्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकती है। ये तीनों पॉइंटों को याद रखना। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या कहते हैं अब इसमें बोला गया प्रस्तावना को लेकर विद्वानों के कुछ कथन है, उनको हम जानेंगे यहाँ पर। तो एन ए पालकी वाला ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक परिचय पत्र कहा था उन्होंने, यानी एन ए पालकी वाला ने जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, के एम मुंशी हैं दोस्तों, इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली और लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य बल भी कहा था, ये भी याद रखना है आपको। यानी कथन तो याद ही रखने हैं, क्योंकि पीसीएस में दबा दबा के पूछे जाते हैं, इसीलिए, और डेट याद रखनी है आपको। और आपको जो कुछ प्रावधान, जैसे मैंने 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रावधान इसी के माध्यम से संविधान में ऐड किए गए हैं, इसीलिए। फिर उसके बाद सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावनाएं हैं वो संविधान मतलब हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है, जो प्रस्तावना है संविधान की। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है दोस्तों पंडित, अब जैसे वहां पर मैंने बताया आपको, एक पंडित ठाकुर दास भार्गव जी थे, इन्होंने प्रियम्बल को, मतलब प्रस्तावना को, भारतीय संविधान का सम्मानित भाग कहा था और उसमें संविधान की आत्मा कहा था, और उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था और आभूषण भी कहा था। ये चारों फैक्ट याद करने इम्पोर्टेंट है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था सम्मानित भाग, आत्मा, कुंजी और आभूषण, जो प्रस्तावना है वो है संविधान की। फिर इसके बाद जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कहा था, गोलकनाथ मामले में कहा था, 1967 में आया था गोलकनाथ मामला। क्या कहते हैं, इसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा और शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यानी आपको याद क्या रखना कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने तो इसको प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है, और जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने भी कहा है। लेकिन अगर ऐसे दो ऑप्शन अगर पूछे गए, जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया है, तो उसमें दिया जाएगा कि गोलकनाथ मामले में जो 1967 में आया था, इसका प्रोविजन उसमें किया जाएगा, यानी प्रावधान होगा उसमें प्रश्न में, और फिर वो बोलेगा कि आत्मा कहा था, तो आपको करेक्ट करना है, जैसे संविधान की आत्मा। और अगर डायरेक्ट पूछेगा तो पंडित ठाकुरदास भार्गव को आपको करेक्ट करना है, अगर ये गोलकनाथ मामला नहीं दिया तब।
फिर उसके बाद है दोस्तों एक है अर्नेस्ट वॉरकर। इन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान का मतलब प्रस्तावना को की नोट कहा था संविधान की। इसमें अपनी इसी इसी के कारण इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहते हैं, ये इनकी एक बुक है, इन्होंने प्रस्तावना को लेकर ही लिखी थी, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इससे शुरुआत की थी इन्होंने, क्या कहते हैं, इस प्रस्तावना से शुरुआत की थी और अपनी इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। उसके बाद में दोस्तों लास्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है दोस्तों, और उसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा था इन्होंने, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा था, और एक प्रतिज्ञा के रूप में भी इसको वर्णित किया गया था। इसकी विशेषता बताई थी इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कि जो प्रियम्बल है वो संविधान की एक पवित्र दस्तावेज है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा था इन्होंने, और एक प्रतिज्ञा भी कहा था। तो आपको ये सभी याद रखने, जितने भी मैंने आपको बताए हैं